सो हेयर इज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द वन एंड ओनली द बिगेस्ट बिजनेसमैन एंड द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ आवर कंट्री व्हिच इज रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि 2-3 दिन पहले इश्यू हो चुके थे एंड कंपनी में एक अच्छी रैली, एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली। लेकिन उस Q4 के रिजल्ट्स में क्या था एंड क्या ऐसी खास बात थी जो रिलायंस के इंडस्ट्रीज के शेयर में इतनी मोमेंटम आई? कौन सा बिजनेस, कौन सा सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस ग्रुप का बूस्ट करने वाला है? एंड जो बेसिकली मुकेश अंबानी ने स्टेटमेंट दी है कि वी विल move from Reliance Industries will move from incubation to operationalization। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। During FY25 we have laid a strong foundation for our projects in renewable energy and battery operations. In the coming quarters we will see the transition of this business from incubation to operationalization। यहाँ पर मैंने हाईलाइट करा इस लाइन को, इंक्यूबेशन से ऑपरेशनलाइजेशन स्टेज पे बिजनेस को ले जाया जाने वाला है ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब ये पूरा इंडस्ट्री तो नहीं जाने वाली, सो कौन सा सेक्टर है? क्या हम जेपीएल की बात करेंगे, क्या हम आरआरवीएल की बात करेंगे, या फिर कौन सा सेक्टर ऐसा होने वाला है जिसमें इंक्यूबेशन टू ऑपरेशनलाइजेशन के लिए स्टेटमेंट दी गई है? एंड कौन सा सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाला है? सो टुडे आई विल डिस्कस दिस इन आवर वीडियो एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम फंडामेंटली एनालाइज करने वाले हैं एंड वीडियो को देन एंड करेंगे। सो चलिए हम डिस्कस करना चालू करते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, ऑयल एंड नेचुरल गैस। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो ग्रुप ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो बहुत सारे सेक्टर से बना है, जैसे कि उसमें आरआरवीएल आता है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स आता है, जियो प्लेटफॉर्म्स आते हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। बहुत तरीके के बिजनेस है, जैसे ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस आता है, रिलायंस रिटेल आता है, फिर टेलीकॉम बिजनेस आता है, फिर जियो प्लेटफॉर्म्स बिजनेस आता है। तो बहुत सारी बिजनेसेस आते हैं एक ही ग्रुप के अंदर। हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में अभी। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 6.4% से बढ़ के 22,611 करोड़ रुपए पहुंच चुका है ऑफ ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं, विच इज ऑफ Q4 2025। ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो 8.8% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, विच इज 2,88,138 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। एबिटा की अगर बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोनेटाइजेशन, 3.6% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाई है, जो कि है 48,737 करोड़ रुपए। अब हम बात करेंगे फाइनेंस कॉस्ट की। यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल पे लेके चलता हूँ, टिकट टेक पे। यहाँ पर जितनी मैंने चीजें बोली वो सब आपको मिल जाएंगी। आरआईएल का ग्रॉस रेवेन्यू 8.8% से इंक्रीज है टू 2,88,138 करोड़। एबिटा इंक्रीजेस 3.6% से टू 48,737 करोड़। EBITDA margin contract हुआ by 90 basis points year on year and by 1.1% quarter on quarter to 16.9%। मतलब EBITDA जो क्वार्टर बेसिस पे है, EBITDA वो कम हुआ है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोनेटाइजेशन इनका 90 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.9% से कम हो चुका है, जो कि ओवरऑल कम हुआ है। एंड अगर क्वार्टर की बात करें तो 1.1% ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस टू 16.9% तक पहुंच चुका है इनका EBITDA। नाउ विल टॉक अबाउट फाइनेंस कॉस्ट। अब यहाँ पर एक टर्म आया है फाइनेंस कॉस्ट। देखो, इस टर्म को मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, इसको हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस रन करते हो, आप बैंक से लोन लेते हो या फिर आप किसी से लोन लेते हो इंटरेस्ट पे, या फिर आप कोई कह सकते हो कि कोई भी सिक्योरिटीज लेते हो, किसी से भी एसेट्स आप लेते हो, तो उसके बदले में अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, कोई रेंट दे रहे हो, कोई वेजेस दे रहे हो, उसको हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। आपने सपोज करो किसी से लैंड बोरो किया, आप उसका रेंट दे रहे हो, तो वो बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है। आपने किसी से लोन लिया, आप उस लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, सो वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली आप खर्चा कह सकते हो बिजनेस को रन कराने का। वो 6.8% से बढ़ गया ईयर ऑन ईयर टू 6,155 करोड़, primarily due to higher average liability balances. Net debt increased to 1,17,083 crore in Q4 FY25 as was against 1,15,465 crore in Q3 FY25 and rupees 1,16,281 crore in Q4 FY24। So net जो डेट है वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है। अब नेट डेट कैसे बढ़ा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नेट डेट हमारे को, ये देखो, ग्रॉस डेट FY25 में 3,47,530 करोड़ का है। अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो 2,30,747 करोड़ रुपए के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। अब आप बोलोगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते क्या है?
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं जिनसे आप अपने डेट्स को इजीली पे कर सकते हो। जैसे गोल्ड है, हाईली लिक्विड एसेट है, इसको तुरंत आप बेच के तुरंत अपने डेट्स क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो हाईली लिक्विड एसेट होते हैं बिकॉज वो तुरंत बिक जाते हैं एंड तुरंत आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से जो हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं जिनसे आप अपनी डेट को तुरंत रीपे कर सको, उनको हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर ग्रॉस डेट है वो है 3,47,530 करोड़ रुपए का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है इनके पास 2,30,447 करोड़ रुपए का। नेट डेट यहाँ पे आ जाता है 1,17,083 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर एक चीज है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और एसेट्स, ये दोनों चीज अलग अलग होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं एंड एसेट्स में तो सब आ जाते हैं, लिक्विड एसेट्स, नॉन लिक्विड एसेट्स, हर तरीके का एसेट आ जाता है अपना बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एक अलग तरीके के एसेट्स होते हैं। अब ये क्या दिखा रहा है हमारे को, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। रोबस्ट का जो कैश फ्लो है वो अपना इंक्रीज हो चुका है। कैपेक्स अपना 1,31,107 करोड़ रुपए का है। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये कैपेक्स एंड कैश प्रॉफिट का चार्ट है, तो यहाँ पर कैश फ्लो में अच्छा देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो येलो वाली लाइन है कैश प्रॉफिट की है एंड जो ब्लू ब्लू है ये कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो मतलब कैश फ्लो इनका एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। बेसिकली ये कैश फ्लो सरप्लस में चल रहा है इनका, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग एंड फंडामेंटली दिस शोज दैट कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग। अब हम बात करते हैं पैट की यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो वो भी अपना बढ़ चुका है बाय 6.4%। यहाँ पर हमने बात करी थी 6.4% की। अब हम चलते हैं बेसिकली पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर एंड देन हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में किस तरीके की मोमेंटम हमें देखने को मिली है मार्केट्स के अंदर एंड क्या पर्टिकुलर सेक्टर में भी हमें सेम तरीके का फंडामेंटल एंड स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। सो अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की इंक्यूबेशन टू ऑपरेशनलाइजेशन जर्नी के बारे में। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वील सी द ग्रोथ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंक्यूबेशन टू ऑपरेशनलाइजेशन। तो ये इंक्यूबेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को बेसिकली ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इंक्यूबेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब। देखो इंक्यूबेशन एक ऐसी स्टेज होती है बिजनेस की जहां पर बिजनेस नया नया स्टैब्लिश होता है। जैसे स्टार्टअप होता है, आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो, सो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको गाइडेंस की जरूरत होती है, उसको मेंटरशिप की जरूरत होती है, उसको फंडिंग की जरूरत होती है। जब किसी भी बिजनेस को इन सब चीजों की जरूरत होती है एंड उसको कोई चाहिए होता है उस बिजनेस को कि कोई उसको सपोर्ट करे एंड वो बिजनेस को हम एक लेवल से पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाए, उस बिजनेस की स्टेज को कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। एंड ऑपरेशनलाइजेशन स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहां पर बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है एंड वो केपेबल हो जाता है कि वो खुद से अपने सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर सके। जब नया स्टार्टअप होता है सो बेसिकली उसमें इनिशियल फंडिंग चाहिए होती है हमारे को एंड ऑपरेशंस के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं होता, सो हमें ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए भी फंडिंग चाहिए होती है। लेकिन जब बिजनेस इंक्यूबेशन स्टेज से निकल के ऑपरेशनलाइजेशन स्टेज पर चला जाता है, सो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि आप खुद के बिजनेस से ही पैसा जनरेट करके अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस वाज इंक्यूबेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन स्टेज। अगर मुकेश अंबानी ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस होने वाला है एंड अगले 3 से 4 क्वार्टर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें, यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की पीडीएफ खुली है, मैं आपको पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा, आप भी खोल सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें क्वार्टर 4 FY25 की, अब यहाँ पर देखो कंसोलिडेटेड क्यों लिखा है, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि फ्लैट रिजल्ट्स एक तरीके से, जैसे मार्केट में आपने ट्रेंड्स पढ़े होंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है ना ज्यादा ऊपर जाना ना ज्यादा नीचे जाना, मतलब फ्लैट अगर मार्केट रहे, फ्लैट अगर रिजल्ट्स आए तो उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। यहाँ पर कुछ ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के अंदर, मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रोथ है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो ओवरऑल 8.8% का रेवेन्यू ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, एबिटा 3.6% अप एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 6.4% अप है। सो बेसिकली रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन कंसोलिडेटेड है, मतलब कि उस तरीके की ग्रोथ नहीं मिली है एज एक्सपेक्टेड बाय द पब्लिक एंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बेसिकली डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है डिजिटल सर्विसेज में। यहाँ पर बात करें डिजिटल ARPU की,
ARPU क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब किसी भी फर्म के जितने भी यूजर्स हैं उनके एक यूजर से कितना रेवेन्यू आता है उसके एवरेज को हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यहाँ पर 13.5% से ARPU ग्रोथ है, लेड बाय हाई एंड स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन अक्रॉस मोबिलिटी होम्स। रिटेल की बात करें तो 14.4% अप है विद स्ट्रॉन्ग फुटफॉल्स एंड पॉजिटिव ट्रैक्शन अक्रॉस कंज्यूमर पोर्टफोलियो। ऑयल टू केमिकल बिजनेस यहाँ पर डाउन है 10% से ईयर ऑन ईयर, कंटिन्यूइंग वीक ट्रेंड इन मार्जिन्स बीइंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर क्या है, ऑयल टू जो केमिकल्स का बिजनेस है जो कि अनंत अंबानी के अंडर में आता है, वो बेसिकली सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज का लॉस में चल रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, मार्केट के अंदर वीक ट्रेंड्स है एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके मार्जिन्स भी लो हो चुके हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पर जाएंगे एंड ऑयल टू केमिकल बिजनेस देखेंगे, सो इट पोस्टेड अ रेजिलिएंट परफॉर्मेंस डिस्पाइट कंसीडरेबल वोलेटिलिटी इन